पीएम मोदी के मन की बात का 104वां एपिसोड शुरू। 23 करोड़ लोग रेगुलर लिसनर्स, 100 करोड़ लोगों ने एक बार तो जरूर सुना। पीएम मोदी आज B20 इंडिया समिट को करेंगे संबोधित। सोशल मीडिया पर लिखा प्लेटफॉर्म, कारोबारियों से जुड़ी अहम बातें। गृहमंत्री अमित शाह का आज तेलंगाना दौरा, जनसभा को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह चुनावी तैयारियों को धार देने खम्मम आ रहे शाह। दो 2024 लोकसभा चुनाव में 150 नए प्रत्याशी उतारेगी भाजपा। 41 से 55 साल के कैंडिडेट्स ज्यादा होंगे। 2 से ज्यादा बार जीत चुके नेताओं को संगठन की जिम्मेदारी। आज BHU अस्पताल की प्रोग्रेस रिपोर्ट लेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। MCH विंग के वार्ड में फैला एसी का पानी, तीमारदार कर रहे साफ, वीडियो वायरल। सितंबर के पहले सप्ताह में लॉन्च होगा आदित्य L1 मिशन। इसरो प्रमुख बोले 2 दिनों के भीतर होगा तारीख का ऐलान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और आज प्रधानमंत्री के मन की बात का 104वां एपिसोड है और एक बार तो लगभग 100 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मन की बात को जरूर सुना है। मन की बात में प्रधानमंत्री क्या कुछ कहेंगे आज वो भी आपको हम सुनाएंगे। बस शुरू हो चुका है ये कार्यक्रम, सुनते हैं प्रधानमंत्री के मन की बात। सफलता इतनी बड़ी है कि इसकी जितनी चर्चा की जाए वो कम है। जब आज आपसे बात कर रहा हूं तो एक पुरानी मेरी कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, हर मुश्किल को पार कर, घोर अंधेरे को मिटाने, अभी तो सूरज उगा है। आसमान में सर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, अभी तो सूरज उगा है। मेरे परिवारजन, 23 अगस्त को भारत ने और भारत के चंद्रयान ने ये साबित कर दिया है कि संकल्प के कुछ सूरज चांद पर भी उगते हैं। मिशन चंद्रयान नए भारत के उस स्पिरिट का प्रतीक बन गया है जो हर हाल में जीतना चाहता है और हर हाल में जीतना जानता भी है। साथियों, इस मिशन का एक पक्ष ऐसा भी रहा जिसकी आज मैं आप सबके साथ विशेष तौर पर चर्चा करना चाहता हूं। आपको याद होगा, इस बार मैंने लाल किले से कहा है कि हमें विमेन लेड डेवलपमेंट को राष्ट्रीय चरित्र के रूप में सशक्त करना है। जहां महिला शक्ति का सामर्थ्य जुड़ जाता है, वहां असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। भारत का मिशन चंद्रयान नारी शक्ति का भी जीवंत उदाहरण है। इस पूरे मिशन में अनेकों विमेन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स सीधे तौर पर जुड़ी रही हैं। इन्होंने अलग अलग सिस्टम्स के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ऐसी कई अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं। भारत की बेटियां अब अनंत समझे जाने वाले अंतरिक्ष को भी चुनौती दे रही हैं। किसी देश की बेटियां जब इतनी आकांक्षी हो जाए तो उसे, उस देश को विकसित बनने से भला कौन रोक सकता है। साथियों, हमने इतनी ऊंची उड़ान इसलिए पूरी की है क्योंकि आज हमारे सपने भी बड़े हैं और हमारे प्रयास भी बड़े हैं। चंद्रयान 3 की सफलता में हमारे वैज्ञानिकों के साथ ही दूसरे सेक्टर्स की भी अहम भूमिका रही है। तमाम पार्ट्स और तकनीकी जरूरतों को पूरा करने में कितने ही देशवासियों ने योगदान दिया है। जब सबका प्रयास लगा तो सफलता भी मिली।
यही चंद्रयान-3 की सबसे बड़ी सफलता है। मैं कामना करता हूं कि आगे भी हमारा स्पेस सेक्टर सबका प्रयास से ऐसी ही अनगिनत सफलताएं हासिल करेगा। मेरे परिवारजनों, सितंबर का महीना भारत के सामर्थ्य का साक्षी बनने जा रहा है। अगले महीने होने जा रही G20 लीडर समिट के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। इस आयोजन में भाग लेने के लिए 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और अनेक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस राजधानी दिल्ली आ रहे हैं। G20 समिट के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी होगी। अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान भारत ने G20 को और ज्यादा इंक्लूसिव फोरम बनाया है। भारत के निमंत्रण पर ही अफ्रीकन यूनियन भी G20 से जुड़ी और अफ्रीका के लोगों की आवाज दुनिया के इस अहम प्लेटफॉर्म तक पहुंची। साथियों, पिछले साल बाली में भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद से अब तक इतना कुछ हुआ है जो हमें गर्व से भर देता है। दिल्ली में बड़े बड़े कार्यक्रमों की परंपरा से हटकर हम इसे देश के अलग अलग शहरों में ले गए। देश के 60 शहरों में इससे जुड़ी करीब करीब 200 बैठकों का आयोजन किया गया। G20 डेलीगेट्स जहां भी गए वहां लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। ये डेलीगेट्स हमारे देश की डाइवर्सिटी देखकर, हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी देखकर बहुत ही प्रभावित हुए। उन्हें ये भी एहसास हुआ कि भारत में कितनी सारी संभावनाएं हैं। साथियों, G20 की हमारी प्रेसिडेंसी पीपल्स प्रेसिडेंसी है, जिसमें जन भागीदारी की भावना सबसे आगे है। G20 के जो 11 एंगेजमेंट ग्रुप्स थे, उनमें एकेडेमिया, सिविल सोसाइटी, युवा, महिलाएं, हमारे सांसद, एंटरप्रेन्योर्स और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोगों ने अहम भूमिका निभाई। इसे लेकर देश भर में जो आयोजन हो रहे हैं, उनसे किसी न किसी रूप से 1.5 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। जन भागीदारी की हमारी इस कोशिश में एक ही नहीं बल्कि दो विश्व रिकॉर्ड भी बन गए हैं। वाराणसी में हुई G20 क्विज में 800 स्कूलों के 1.25 लाख स्टूडेंट्स की भागीदारी एक नया विश्व रिकॉर्ड बन गया। वहीं लंबानी कारीगरों ने भी कमाल कर दिया। 450 कारीगरों ने करीब 1800 यूनिक पैचेज का आश्चर्यजनक कलेक्शन बनाकर अपने हुनर और क्राफ्ट्समैनशिप का परिचय दिया है। G20 में आए हर प्रतिनिधि हमारे देश की आर्टिस्टिक डाइवर्सिटी को देखकर भी बहुत हैरान हुए। ऐसा ही एक शानदार कार्यक्रम सूरत में आयोजित किया गया। वहां हुए साड़ी वॉकाथॉन में 15 राज्यों की 15,000 महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम से सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तो बढ़ावा मिला ही, वोकल फॉर लोकल को भी बल मिला और लोकल के लिए ग्लोबल होने का रास्ता भी बना। श्रीनगर में G20 की बैठक के बाद कश्मीर के पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। मैं सभी देशवासियों को कहूंगा कि आइए मिलकर G20 के सम्मेलन को सफल बनाएं, देश का मान बढ़ाएं। मेरे परिवारजनों, मन की बात के एपिसोड में हम अपनी युवा पीढ़ी के सामर्थ्य की चर्चा अक्सर करते रहते हैं। आज खेलकूद एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमारे युवा निरंतर नई सफलताएं हासिल कर रहे हैं। मैं आज मन की बात में एक ऐसे टूर्नामेंट की बात करूंगा जहां हाल ही में हमारे खिलाड़ियों ने देश का परचम लहराया है। कुछ ही दिनों पहले चीन में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे। इन खेलों में इस बार भारत की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस रही है। हमारे खिलाड़ियों ने कुल 26 पदक जीते
जिनमें से 11 गोल्ड मेडल थे। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि 1959 से लेकर अब तक जितने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं उनमें जीते सभी मेडल्स को जोड़ दें तो भी ये संख्या 18 तक ही पहुंचती है। इतने दशकों में सिर्फ 18, जबकि इस बार हमारे खिलाड़ियों ने 26 मेडल जीत लिए। इसलिए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में मेडल जीतने वाले कुछ युवा खिलाड़ी, विद्यार्थी इस समय फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले इनके बारे में आपको बता दूं। यूपी की रहने वाली प्रगति ने आर्चरी में मेडल जीता है। असम के रहने वाले अम्लान ने एथलेटिक्स में मेडल जीता है। यूपी की रहने वाली प्रियंका ने रेस वॉक में मेडल जीता है। महाराष्ट्र के रहने वाली अभिदन्या ने शूटिंग में मेडल जीता है। मेरे प्यारे युवा खिलाड़ियों, नमस्कार। नमस्ते सर। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सबसे पहले भारत की यूनिवर्सिटीज में से सिलेक्ट की गई टीम, आप लोगों ने जो भारत का नाम रोशन किया है, इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। आपने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में अपने प्रदर्शन से हर देशवासी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रगति, मैं इस बातचीत की शुरुआत आपसे कर रहा हूं। आप सबसे पहले मुझे बताइए कि 2 मेडल जीतने के बाद आप जब यहाँ से गई तब ये सोचा था क्या, और इतना बड़ा विजय प्राप्त किया तो महसूस क्या हो रहा है? तो बहुत प्राउड फील कर रही थी मैं। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं अपने देश का झंडा इतना ऊंचा लहरा के आई हूँ कि एक बार तो ठीक है गोल्ड फाइट में पहुंचे थे, उसको लूज किया था तो रिग्रेट हो रहा था, पर दूसरी बार यही था दिमाग में कि अब कुछ हो जाए, ये इसको नीचे नहीं जाने देना है, इसको हर हाल में सबसे ऊंचा लहरा के ही आना है। जब हम फाइट को लास्ट में जीते थे तो वहीं पोडियम पे हम लोग ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था। वो मोमेंट बहुत अच्छा था। इतना प्राउड फील हो रहा था कि मतलब हिसाब नहीं था उसका। प्रगति, आपको तो फिजिकली बहुत बड़े प्रॉब्लम आए थे, उसमें से आप उभर करके आई। ये अपने आप में देश के नौजवानों के लिए बड़ा इंस्पायरिंग है। क्या हुआ था आपको? सर 5 मई 2020 में मुझे सर ब्रेन हैमरेज हुआ था। मैं वेंटिलेटर पे थी। कुछ कंफर्मेशन नहीं थी कि मैं बचूंगी कि नहीं, और बची तो कैसे बचूंगी, बट इतना था कि हाँ, मुझे अंदर से हिम्मत थी कि मैंने जाना है, वापस ग्राउंड पर खड़े होना है, एरो चलाने हैं। मेरे को मेरी जिंदगी बचाई है तो सबसे बड़ा हाथ भगवान का, उसके बाद डॉक्टर का, फिर आर्चरी का। हमारे साथ अम्लान भी है। अम्लान, जरा बताइए आपकी एथलेटिक के प्रति इतनी ज्यादा रुचि कैसे डेवलप की? जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर एथलेटिक्स के प्रति तो पहले उतनी रुचि नहीं थी, पहले हम फुटबॉल में थे ज़्यादा, बट जैसे जैसे मेरे भाई का एक दोस्त है तो उन्होंने मेरे को बोला कि अम्लान तुम्हें एथलेटिक्स में कंपटीशन में जाना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। तो पहला जब मैंने स्टेट मीट खेला तो मैं हार गया उसमें, तो हार मुझे अच्छी नहीं लगी। तो ऐसे करते करते मैं एथलेटिक्स में आ गया। फिर ऐसे ही धीरे धीरे अभी मजा आने लग रहा है, तो ऐसे ही मेरा रुचि बढ़ गया। अम्लान, जरा बताइए ज्यादातर प्रैक्टिस कहाँ की? ज्यादातर मैंने हैदराबाद में प्रैक्टिस की है, साई रेड्डी सर के अंडर। फिर उसके बाद में भुवनेश्वर में शिफ्ट हो गया, तो उधर से मेरा प्रोफेशनली स्टार्ट हुआ सर। अच्छा, हमारे साथ प्रियंका भी है। प्रियंका, आप 20 किलोमीटर रेस वॉक टीम का हिस्सा थी। सारा देश आज आपको सुन रहा है और वे इस स्पोर्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं। आप ये बताइए कि इसके लिए किस तरह की स्किल की जरूरत होती है और आपकी कैरियर कहाँ कहाँ से कहाँ पहुंची? मेरे जैसे इवेंट में मतलब काफी टफ है, क्योंकि हमारे 5 जज खड़े होते हैं। अगर हम भाग भी लिए तो भी वो हमें निकाल देंगे, या फिर थोड़ा रोड से अगर हम उठ जाते हैं, जंप आ जाती है तो भी वो हमें निकाल देते हैं, या फिर हमने नी बैंड किया तो भी हमें निकाल देते हैं। और मेरे को तो वार्निंग भी 2 आ गई थी। उसके बाद मैंने अपनी स्पीड पे इतना कंट्रोल किया कि कहीं ना कहीं मुझे टीम मेडल तो एटलीस्ट यहाँ से जीतना ही है, क्योंकि देश के लिए यहाँ पे आए हैं और हमें खाली हाथ यहाँ से नहीं जाना है। और पिताजी, भाई वगैरह सब ठीक है? हाँ जी सर, सब बढ़िया है। मैं तो सबको बताती हूँ कि आप मतलब
इतना मोटिवेट करते हैं हम लोग को। सच में सर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जैसे खेल्स को इंडिया में इतना पूछा भी नहीं जाता, लेकिन अब इतना सपोर्ट मिल रहा है ना इस गेम में भी। मतलब हम ट्वीट भी देख रहे हैं कि हर कोई ट्वीट कर रहा है कि हमने इतने मेडल जीते हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है कि ओलंपिक्स की तरह इसको भी इतना बढ़ावा मिल रहा है। चलिए प्रियंका, मेरी तरफ से बधाई है, आपने बड़ा नाम रोशन किया है। आइए हम अभिदन्य से बात करते हैं। नमस्ते सर। बताइए अपने विषय में। सर मैं प्रॉपर कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ। मैं शूटिंग में 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल दोनों इवेंट करती हूँ। मेरे माता पिता दोनों एक हाई स्कूल टीचर है, तो मैंने 2015 नहीं मिलती थी। बस से ट्रैवल करके पेट वडगांव से कोल्हापुर जाने के लिए 1.5 घंटा लगता है, तो वापस आने के लिए 1.5 घंटा और 4 घंटे की ट्रेनिंग, तो ऐसे 6-7 घंटे तो आने जाने में और ट्रेनिंग में जाते थे, तो मेरी स्कूल भी मिस होती थी। तो फिर मम्मी पापा ने बोला कि बेटा एक काम करो, हम आपको सैटरडे संडे को लेके जाएंगे शूटिंग रेंज के लिए और बाकी टाइम आप दूसरे गेम्स करो। तो मैं बहुत सारे गेम्स करती थी बचपन में, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को दोनों को खेल में काफी रुचि थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए, फाइनेंशियल सपोर्ट उतना नहीं था और उतनी जानकारी भी नहीं थी। इसलिए मेरी माताजी का बड़ा सपना था कि देश को रिप्रेजेंट करना चाहिए और फिर देश के लिए मेडल भी जीतना चाहिए। तो मैं उनकी ड्रीम कंप्लीट करने के लिए बचपन से काफी खेलकूद में रुचि लेती थी और फिर मैंने ताइक्वांडो भी किया है, उसमें भी ब्लैक बेल्ट हूँ, और बॉक्सिंग, जूडो और फेंसिंग और डिस्कस थ्रो, ऐसे बहुत सारे गेम करके फिर मैं 2015 में शूटिंग में आ गई। फिर 2-3 साल मैंने बहुत स्ट्रगल किया और फर्स्ट टाइम मेरा यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के लिए मलेशिया सिलेक्शन हो गया और उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। तो उधर से एक्चुअली मुझे पुश मिला। फिर मेरे स्कूल ने मेरे लिए एक शूटिंग रेंज बनवाई, फिर मैं उधर ट्रेनिंग करती थी और फिर उन्होंने मुझे पुणे भेज दिया ट्रेनिंग करने के लिए। तो यहाँ पे गगन नारंग स्पोर्ट्स फाउंडेशन है, गन फॉर ग्लोरी, तो मैं उसी के अंडर ट्रेनिंग कर रही हूँ अभी। गगन सर ने मुझे काफी सपोर्ट किया और मेरे गेम के लिए बढ़ावा दिया। अच्छा, आप चारों में से कुछ कहना चाहते हो तो मैं सुनना चाहूंगा। प्रगति हो, अम्लान हो, प्रियंका हो, अभिदन्या हो, आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो कुछ कहना चाहते हैं तो मैं जरूर सुनूंगा। सर मेरा एक सवाल है सर। जी। आपको सबसे अच्छा स्पोर्ट्स कौन सा लगता है सर? खेल की दुनिया में भारत को बहुत खिलना चाहिए और इसलिए मैं इन चीजों को बहुत बढ़ावा दे रहा हूं। लेकिन हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, ये हमारी धरती से जुड़े हुए खेल हैं। इसमें तो हमने कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। और मैं देख रहा हूं कि आर्चरी में हमारे लोग अच्छा कर रहे हैं, शूटिंग में अच्छा कर रहे हैं, और दूसरा मैं देख रहा हूं कि हमारे यूथ में और इवन परिवारों में भी खेल के प्रति अब पहले जो भाव था वो नहीं है। पहले तो बच्चा खेलने जाता था रोकते थे, अब बहुत बड़ा वक्त बदला है और आप लोगों ने जो सक्सेस लेते आ रहे हैं ना, वो सभी परिवारों को मोटिवेट करती है। हर खेल में जहां भी हमारे बच्चे जा रहे हैं, कुछ न कुछ देश के लिए करके आते हैं और ये खबरें आज देश में प्रमुखता से दिखाई भी जाती हैं, बताई जाती हैं और स्कूल कॉलेज में चर्चा में भी रहती है। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, नमस्कार। मेरे परिवारजनों, इस बार 15 अगस्त के दौरान देश ने सबका प्रयास का सामर्थ्य देखा। सभी देशवासियों के प्रयास ने हर घर तिरंगा अभियान को वास्तव में हर मन तिरंगा अभियान बना दिया। इस अभियान के दौरान कई रिकॉर्ड भी बने। देशवासियों ने करोड़ों की संख्या में तिरंगे खरीदे। 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेस के जरिए करीब 1.5 करोड़ तिरंगे बेचे गए। इससे हमारे कामगारों की, बुनकरों की और खासकर महिलाओं की सैकड़ों करोड़ रुपए का आय भी हुई है। तिरंगे के साथ सेल्फी पोस्ट करने में भी इस बार देशवासियों ने नया रिकॉर्ड बना दिया। पिछले साल 15 अगस्त तक करीब 5 करोड़ देशवासियों ने तिरंगे के साथ सेल्फी पोस्ट की थी।
इस साल ये संख्या 10 करोड़ को भी पार कर गई। साथियों, इस समय देश में मेरी माटी मेरा देश देशभक्ति की भावना को उजागर करने वाला अभियान जोरों पर है। सितंबर के महीने में देश के गांव-गांव में हर घर से मिट्टी जमा करने का अभियान चलेगा। देश की पवित्र मिट्टी हजारों अमृत कलश में जमा की जाएगी। अक्टूबर के अंत में हजारों अमृत कलश यात्रा के साथ देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे। इस मिट्टी से ही दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। मुझे विश्वास है हर देशवासी का प्रयास इस अभियान को भी सफल बनाएगा। मेरे परिवारजनों, इस बार मुझे कई पत्र संस्कृत भाषा में मिले हैं। इसकी वजह यह है कि सावन मास की पूर्णिमा इस तिथि को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। सर्वेभ्यः विश्व संस्कृत दिवसस्य हार्दिक शुभकामनाः। आप सभी को विश्व संस्कृत दिवस की बहुत बहुत बधाई। हम सब जानते हैं कि संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। इसे कई आधुनिक भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। संस्कृत अपनी प्राचीनता के साथ साथ अपनी वैज्ञानिकता और व्याकरण के लिए भी जानी जाती है। भारत का कितना ही प्राचीन ज्ञान हजारों वर्षों तक संस्कृत भाषा में ही संरक्षित किया गया है। योग, आयुर्वेद और फिलॉसफी जैसे विषयों पर रिसर्च करने वाले लोग अब ज्यादा से ज्यादा संस्कृत सीख रहे हैं। कई संस्थान भी इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन, संस्कृत फॉर योग, संस्कृत फॉर आयुर्वेद और संस्कृत फॉर बुद्धिज्म जैसे कई कोर्सेज करवाता है। संस्कृत भारती लोगों को संस्कृत सिखाने का अभियान चलाती है। इसमें आप 10 दिन के संस्कृत संभाषण शिविर में भाग ले सकते हैं। मुझे खुशी है कि आज लोगों में संस्कृत को लेकर जागरूकता और गर्व का भाव बढ़ा है। इसके पीछे बीते वर्षों में देश का विशेष योगदान भी है। जैसे 3 संस्कृत डीम्ड यूनिवर्सिटीज को 2020 में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनाया गया। अलग अलग शहरों में संस्कृत विश्वविद्यालयों के कई कॉलेज और संस्थान भी चल रहे हैं। आईआईटीज और आईआईएम्स जैसे संस्थानों में संस्कृत केंद्र काफी पॉपुलर हो रहे हैं। साथियों, अक्सर आपने एक बात जरूर अनुभव की होगी, जड़ों से जुड़ने की, हमारी संस्कृति से जुड़ने की, हमारी परंपरा का बहुत बड़ा सशक्त माध्यम होती है हमारी मातृभाषा। जब हम अपनी मातृभाषा से जुड़ते हैं तो हम सहज रूप से अपनी संस्कृति से जुड़ जाते हैं, अपने संस्कारों से जुड़ जाते हैं, अपनी परंपरा से जुड़ जाते हैं, अपने चिर पुरातन भव्य वैभव से जुड़ जाते हैं। ऐसे ही भारत की एक और मातृभाषा है, गौरवशाली तेलुगु भाषा। 29 अगस्त तेलुगु दिवस मनाया जाएगा। अंद्रिकी तेलुगु भाषा दिनोत्सव शुभाकांक्षलु। आप सभी को तेलुगु दिवस की बहुत बहुत बधाई। तेलुगु भाषा के साहित्य और विरासत में भारतीय संस्कृति के कई अनमोल रत्न छिपे हैं। तेलुगु की इस विरासत का लाभ पूरे देश को मिले, इसके लिए कई प्रयास भी किए जा रहे हैं। मेरे परिवारजनों, मन की बात के कई एपिसोड्स में हमने टूरिज्म पर बात की है। चीजों या स्थानों को साक्षात खुद देखना, समझना और कुछ पल उनको जीना एक अलग ही अनुभव देता है। कोई समंदर का कितना ही वर्णन कर दे, लेकिन हम समंदर को देखे बिना उसकी विशालता महसूस नहीं कर सकते। कोई हिमालय का कितना ही बखान कर दे, लेकिन हम हिमालय को देखे बिना उसकी सुंदरता का आकलन नहीं कर सकते। इसलिए ही मैं अक्सर आप सभी से ये आग्रह करता हूं
कि जब मौका मिले हमें अपने देश की ब्यूटी, अपने देश की डाइवर्सिटी, उसे जरूर देखने जाना चाहिए। अक्सर हम एक और बात भी देखते हैं, हम भले ही दुनिया का कोना कोना छान ले, लेकिन अपने ही शहर या राज्य की कई बेहतरीन जगहों और चीजों से अनजान होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने शहर के ही ऐतिहासिक स्थलों के बारे में ज्यादा नहीं जानते। ऐसा ही कुछ धनपाल जी के साथ हुआ। धनपाल जी बेंगलुरु के ट्रांसपोर्ट ऑफिस में ड्राइवर का काम करते थे। करीब 17 साल पहले उन्हें साइट सीइंग विंग में जिम्मेदारी मिली थी। इसे अब लोग बेंगलुरु दर्शिनी के नाम से जानते हैं। धनपाल जी पर्यटकों को शहर के अलग अलग पर्यटन स्थलों पर ले जाया करते थे। ऐसी ही एक ट्रिप पर किसी टूरिस्ट ने उनसे पूछ लिया, बेंगलुरु में टैंक को सेंकी टैंक क्यों कहा जाता है? उन्हें बहुत ही खराब लगा कि उन्हें इसका जवाब पता नहीं था। ऐसे में उन्होंने खुद की जानकारी बढ़ाने पर फोकस किया। अपनी विरासत को जानने के इस जुनून में उन्हें अनेक पत्थर और शिलालेख मिले। इस काम में धनपाल जी का मन ऐसा रमा कि उन्होंने एपिग्राफी यानी शिलालेखों से जुड़े विषय में डिप्लोमा भी कर लिया। हालांकि अब वे रिटायर हो चुके हैं, लेकिन बेंगलुरु के इतिहास खंगालने का उनका शौक अब भी बरकरार है। साथियों, मुझे ब्रायन डी खारप्रन के बारे में बताते हुए बेहद खुशी हो रही है। ये मेघालय के रहने वाले हैं और उनकी स्पेलियोलॉजी में गजब की दिलचस्पी है। सरल भाषा में कहा जाए तो इसका मतलब है गुफाओं का अध्ययन। वर्षों पहले उनमें यह इंटरेस्ट तब जगा जब उन्होंने कई स्टोरी बुक्स पढ़ी। 1964 में उन्होंने एक स्कूली छात्र के रूप में अपना पहला एक्सप्लोरेशन किया। 1990 में उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक एसोसिएशन की स्थापना की और इसके जरिए मेघालय की अनजान गुफाओं के बारे में पता लगाना शुरू किया। देखते ही देखते उन्होंने अपनी टीम के साथ मेघालय की 1700 से ज्यादा गुफाओं की खोज कर डाली और राज्य को वर्ल्ड केव मैप पर ला दिया। भारत की सबसे लंबी और गहरी गुफाओं में से कुछ मेघालय में मौजूद है। ब्रायन जी और उनकी टीम ने केव फौना यानी गुफा के उन जीव जंतुओं को भी डॉक्यूमेंट किया है जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते हैं। मैं इस पूरी टीम के प्रयासों की सराहना करता हूं। साथ ही मेरा यह आग्रह भी है कि आप मेघालय की गुफाओं में घूमने का प्लान जरूर बनाएं। मेरे परिवारजनों, आप सभी जानते हैं कि डेयरी सेक्टर हमारे देश के सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर में से एक है। हमारी माताओं और बहनों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने में तो इसकी बहुत अहम भूमिका रही है। कुछ ही दिनों पहले मुझे गुजरात की बनास डेयरी के एक इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव के बारे में जानकारी मिली। बनास डेयरी एशिया की सबसे बड़ी डेयरी मानी जाती है। यहाँ हर रोज औसतन 75 लाख लीटर दूध प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद इसे दूसरे राज्यों में भी भेजा जाता है। दूसरे राज्यों में यहाँ के दूध की समय पर डिलीवरी हो, इसके लिए अभी तक टैंकर या फिर मिल्क ट्रेनों का सहारा लिया जाता था। लेकिन इसमें भी चुनौतियां कम नहीं थी। एक तो यह कि लोडिंग और अनलोडिंग में समय बहुत लगता था और कई बार इसमें दूध भी खराब हो जाता था। इस समस्या को दूर करने के लिए भारतीय रेलवे ने एक नया प्रयोग किया। रेलवे ने पालनपुर से न्यू रेवाड़ी तक ट्रक ऑन ट्रैक की सुविधा शुरू की। इसमें दूध के ट्रकों को सीधे ट्रेन पर चढ़ा दिया जाता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन की बहुत बड़ी दिक्कत इससे दूर हुई है।
ट्रक ऑन ट्रैक सुविधा के नतीजे बहुत संतोष देने वाले रहे हैं। पहले जिस दूध को पहुंचाने में 30 घंटे लग जाते थे, वो अब आधे से भी कम समय में पहुंच रहा है। इससे जहां ईंधन से होने वाला प्रदूषण रुका है, वहीं ईंधन का खर्च भी बच रहा है। इससे बहुत बड़ा लाभ ट्रकों के ड्राइवरों को भी हुआ है, उनका जीवन आसान बना है। साथियों, कलेक्टिव एफर्ट से आज हमारी डेयरीज भी आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ रही हैं। बनास डेयरी ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी किस तरह से कदम आगे बढ़ाया है, इसका पता सीडबॉल वृक्षारोपण अभियान से चलता है। वाराणसी मिल्क यूनियन हमारे डेयरी फार्मर्स की आय बढ़ाने के लिए मैन्योर मैनेजमेंट पर काम कर रही है। केरला की मलाबार मिल्क यूनियन डेयरी का प्रयास भी बेहद अनूठा है। यह पशुओं की बीमारियों के इलाज के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन विकसित करने में जुटी है। साथियों, आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो डेयरी को अपनाकर इसे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। राजस्थान के कोटा में डेयरी फार्म चला रहे अमनप्रीत सिंह के बारे में भी आपको जरूर जानना चाहिए। उन्होंने डेयरी के साथ बायोगैस पर भी फोकस किया और 2 बायोगैस प्लांट लगाए। इससे बिजली पर होने वाला उनका खर्च करीब 70% कम हुआ है। इनका ये प्रयास देश भर के डेयरी फार्मर्स को प्रेरित करने वाला है। आज कई बड़ी डेयरीज बायोगैस पर फोकस कर रही है। इस प्रकार के कम्युनिटी ड्रिवन वैल्यू एडिशन बहुत उत्साहित करने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि देश भर में इस तरह के ट्रेंड्स निरंतर जारी रहेंगे। मेरे परिवारजनों, मन की बात में आज बस इतना ही। अब त्योहारों का मौसम भी आ ही गया है। आप सभी को रक्षाबंधन की भी अग्रिम शुभकामनाएं। पर्व उल्लास के समय हमें वोकल फॉर लोकल के मंत्र को भी याद रखना है। आत्मनिर्भर भारत ये अभियान हर देशवासी का अपना अभियान है और जब त्योहार का माहौल है तो हम अपने आस्था के स्थलों और उसके आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ तो रखना ही है, लेकिन हमेशा के लिए। अगली बार आपसे फिर मन की बात होगी, कुछ नए विषयों के साथ मिलेंगे। हम देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की, उनकी सफलता की जी भर करके चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 104वां एपिसोड, जहां पर उनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। और फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दिल्ली से खबर है, जहां पर B20 इंडिया समिट में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। बिजनेस 20 सम्मेलन को आज करेंगे संबोधित और दुनिया भर से नीति निर्माताओं को आमंत्रित किया गया है और सम्मेलन में 1700 उद्योग क्षेत्र के लोग शामिल होंगे। तो आम लोगों के शामिल होने की बात सम्मेलन में सामने आ रही है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, और सम्मेलन में 1700 उद्योग क्षेत्रों के लोग होंगे शामिल। दुनिया भर से नीति निर्माताओं को इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। इस वक्त की आम खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे और दुनिया भर से आम लोगों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया गया है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें। और इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, जहां प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और यह आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए दुनिया भर से उद्योग जगत के अहम लोगों को बुलाया गया है। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की आम खबर, निर्माताओं को आमंत्रित किया गया है दुनिया भर से नीति निर्माताओं को इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए। और बिजनेस 20 सम्मेलन को आज संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। समिट में प्रधानमंत्री मोदी खुद शामिल होंगे। तो फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, और सम्मेलन में 1700 उद्योग क्षेत्र के लोग शामिल होंगे। तो 1700 उद्योग क्षेत्र के लोग होंगे शामिल। बिजनेस 20 सम्मेलन को संबोधित किए जाने की बात सामने आई है। आम जानकारी, और दुनिया भर से नीति निर्माताओं को आमंत्रित किया गया है। सम्मेलन में 1700 उद्योग क्षेत्र के लोगों के
शामिल होने की बात सामने आ रही है। बिजनेस 20 सम्मेलन को लेकर आज शामिल होने के बाद दिल्ली से खबर, B20 इंडिया समिट में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर। बिजनेस 20 सम्मेलन को लेकर ये अहम जानकारी। सम्मेलन में 1700 उद्योग क्षेत्र के लोग होंगे शामिल। दुनिया भर से नीति निर्माताओं को आमंत्रित भी किया गया है और सम्मेलन में 1700 उद्योग क्षेत्र के लोग शामिल होंगे। तो 1700 उद्योग क्षेत्र के लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है। तो अहम खबर आपको हम बता दें, फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर बिजनेस 20 सम्मेलन को आज संबोधित किए जाने की बात सामने आई है और दुनिया भर से नीति निर्माताओं को आमंत्रित किया गया है। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको बता दें, जहां दुनिया भर से नीति निर्माताओं को आमंत्रित किया गया। सम्मेलन में 1700 उद्योग क्षेत्र के लोग शामिल होंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं दिल्ली से है, जहां B20 इंडिया समिट में प्रधानमंत्री मोदी होंगे शामिल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। बिजनेस 20 सम्मेलन को आज संबोधित करेंगे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और दुनिया भर से नीति निर्माताओं को आमंत्रित कर दिया गया है। दिल्ली से खबर है, B20 इंडिया समिट में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। तो B20 इंडिया समिट में प्रधानमंत्री मोदी के शामिल होने की बात सामने आ रही है और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रवेश, दुनिया भर से नीति निर्माताओं को आमंत्रित किया गया है और 1700 उद्योग क्षेत्र के लोगों को शामिल होने की बात सामने आ रही है। आपके पास क्या पूरी जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको बता दूं कि भारत जो है इस बार G20 की अगुवाई करने जा रहा है और 9 और 10 तारीख को दिल्ली में जो है G20 की बैठक होगी और उससे पहले ये B20, इसको अगर हम कहें बिजनेस 20, जो G20 में देश शामिल है उनके ही देश के अधिकतर जो है विशेषज्ञ और नीति निर्माता, मैं बात करूंगा जो उद्योग जगत से जुड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी मैं बात करूंगा जो इंडस्ट्रीज हैं उनसे जुड़े हुए जो विशेषज्ञ हैं और जो इस तरीके के जो उत्पादन के कार्य से जुड़े हैं और बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ये 3 दिन का जो है समिट है। और मैं आपको बता दूं 25 तारीख से B20 चालू हो चुका है, जिसकी शुरुआत वित्त मंत्री ने की थी और कल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उसको जो है संबोधित किया था और आज प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कई प्रकार की जो व्यापार की दृष्टि से बात करें, व्यापारिक दृष्टि से बात करें और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें और व्यापार को किस तरीके से बढ़ावा है वो विशेषज्ञों की सलाह ली जाएगी और उसको लेकर ये बैठक की गई है। और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं G20 पर जब वो चर्चा होगी तो उसमें इनका भी अहम भूमिका या ये कहे रोल अदा किया जाएगा। जी बिल्कुल, यानी इस बैठक में जब प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे तब क्या कुछ कहेंगे, इस पर भी लगातार नजर बनी हुई है और B20 इंडिया समिट में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। लेकिन जो बाहर से लोगों को आमंत्रित किया गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि दुनिया भर के नीति निर्माता आ रहे हैं, इस सब से क्या फायदा होने वाला है? उत्पादन की इंडस्ट्रीज है जिसको लेकर चर्चा की जाएगी। और मैं आपको बता दूं सबसे अहम बात यह है कि देखने वाली बात यह है कि उन टेक्नोलॉजी को जो है भारत में किस प्रकार से जो है इस्तेमाल करना है या ये कहे आदान प्रदान करना है। कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो भारत से वो लोग लेंगे और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो भारत विदेशों से या ये कहे अन्य देशों से लेने की कोशिश करेगा। और इसी प्रकार का आदान प्रदान करने के लिए मैं कहूंगा कि ये एक समिट किया गया है जिसमें 1700 से ज्यादा बताया जा रहा है, 1700 से ज्यादा देशों के जो है इंडस्ट्रीज जो है या ये कहें बड़े बड़े विशेषज्ञ जो है वो शामिल होकर उनको टोका दिया गया है बाकायदा। और प्रधानमंत्री मोदी उनसे खुद चर्चा कर इस बात की जानकारी या ये कहे कि आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया है उसको शामिल करेंगे और उसमें कहीं ना कहीं देश की ये कहे उन्नति का मार्ग खुलेगा और देश के कई रास्ते ऐसे खुलेंगे, अर्थव्यवस्था को जो है मजबूती मिलेगी और उसको लेकर ये पूरी चर्चा की जाएगी। और ये अहम बैठक G20 देशों से पहले हर जगह पहले हमेशा से नियम अनुसार होती हुई चली आ रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रवेश हमारे साथ जोड़ने के लिए और अधिक जानकारी हमारे के न्यूज इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली से खबर, जहां पर इस अहम बैठक में संबोधित करेंगे, बिजनेस 20 सम्मेलन को आज संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया भर से नीति निर्माताओं को आमंत्रित किया गया है। यह बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तो नीति निर्माताओं को बुलाया गया है। सम्मेलन में 1700 उद्योग क्षेत्र के लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें और दिल्ली से खबर है, B20 इंडिया समिट में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे।
और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अयोध्या में 15 जनवरी से चलेगा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। श्रद्धालुओं के लिए ट्रस्ट करेगा व्यवस्थाओं का प्रबंध। श्रद्धालुओं के भोजन और ठहरने की व्यवस्था भी ट्रस्ट करेगा। अयोध्या में 15 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव चलेगा। अहम खबर आपको हम बता दें, भोजन और ठहरने की व्यवस्था को लेकर अहम खबर सामने आ रही है। अयोध्या में 15 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव चलेगा, जिसको लेकर ट्रस्ट ही सारे इंतजाम करेगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर। अयोध्या में 15 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू हो जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां अयोध्या में 15 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव चलेगा। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता आरपी सिंह जुड़ चुके हैं। आरपी, 15 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। इनके आगमन के से लेकर बताया जा रहा है कि इनके ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था ट्रस्ट के माध्यम से ही की जाएगी। आपके पास क्या जानकारी है पूरी? आवाज मिल रही है आपको आरपी? तो आरपी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारी। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर अयोध्या में 15 जनवरी से चलेगा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव और ट्रस्ट पूरी जिम्मेदारी उठाएगा, और जिसको लेकर ट्रस्ट की ओर से यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। जहां पर इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, श्रद्धालुओं के लिए ट्रस्ट की ओर से व्यवस्थाएं की जाएंगी और व्यवस्थाओं को लेकर सभी जिम्मेदारी ट्रस्ट निभाएगा। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें। और अयोध्या में 15 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव चलेगा। तो 15 जनवरी से इस महोत्सव के चलने की बात सामने आई है। अयोध्या में 15 जनवरी से चलेगा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। आम जानकारी, श्रद्धालुओं के लिए ट्रस्ट व्यवस्थाओं का प्रबंध करेगा। तो श्रद्धालुओं के लिए ट्रस्ट व्यवस्थाओं का प्रबंध करेगा। आम जानकारी, और भोजन और ठहरने की व्यवस्था भी की जाएगी। तो भोजन और ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। 15 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू हो जाएगा, और जिसके बाद यहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है, और जिस लिहाज से तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। अहम जानकारी आपको बता दें, श्रद्धालुओं के लिए ट्रस्ट व्यवस्थाओं का पूरा प्रबंध करेगा। तो अयोध्या में 15 जनवरी से चलेगा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, और 15 जनवरी से इस महोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। तो 15 जनवरी से महोत्सव की शुरुआत होगी, और श्रद्धालुओं के लिए ट्रस्ट व्यवस्थाओं का प्रबंध करेगा। आरपी सिंह एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर हैं। आरपी, श्रद्धालुओं के भोजन और ठहरने की व्यवस्था ट्रस्ट को करनी है। 15 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू हो जाएगा। इसको लेकर ट्रस्ट ने अभी से कितनी तैयारियां शुरू की हैं? जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने पूरी तैयारियां पूरी कर ली है। जो जगह जगह पे जितने धर्मशाला है उनको लगभग खाली करा ली है। जगह जगह भोजन की व्यवस्था है अभी से जो, और जो होटल है वो पहले से प्रशासन ने रेड अलर्ट कर दिया। जनवरी में कोई भी बुकिंग नहीं होगी। जितने श्रद्धालु आएंगे उनकी व्यवस्थाएं खाने पीने से लेकर के ट्रस्ट करेगा। पूरी व्यवस्थाएं अयोध्या में कर ली गई है। जी बिल्कुल, यानी पूरी तैयारी है। और इसके साथ ही आरपी, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी, और बताया जा रहा है कि तब तक लगभग मंदिर का जो निर्माण कार्य है ये भी पूरा कर लिया जाएगा। ऐसे में इतने सारे लोगों को उचित तरीके से व्यवस्था इनकी हो सके, रहने ठहरने की, इसको लेकर प्रशासन ने भी बड़ी जिम्मेदारी इस बार उठाई है। उनकी कितनी तैयारियां हैं? जितने होटल धर्मशाला हैं जनवरी में सब बुकिंग बंद कर दी गई है। जो उनको रहने खाने की सुविधाएं सब प्रशासन ने व्यवस्था कर रही है। और जो यहाँ ट्रस्टी है वो भी लगे हुए हैं कि कहीं भी व्यवस्था में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए पहले से सब लोग एकदम व्यवस्था में लग चुके हैं। जी बिल्कुल, यानी पूरी तैयारी है, और इन सब को लेकर सभी लोग जो हैं वो भी से एक्टिव हो गए हैं। शुक्रिया आरपी आपको हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या में 15 जनवरी से चलेगा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। तो 15 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। 15 जनवरी से होगी शुरुआत, और श्रद्धालुओं के लिए ट्रस्ट व्यवस्थाओं का प्रबंध करेगा। तो श्रद्धालुओं के लिए ट्रस्ट व्यवस्थाओं का करेगा प्रबंध, और भोजन और ठहरने की व्यवस्था करेगा ट्रस्ट। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर, अयोध्या में 15 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की शुरुआत होगी।
तो श्रद्धालुओं के लिए ट्रस्ट व्यवस्थाओं का प्रबंध करेगा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और श्रद्धालुओं के भोजन और ठहरने की व्यवस्था करेगा ट्रस्ट। ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। अयोध्या से खबर है। अयोध्या में 15 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर ट्रस्ट की ओर से अहम तैयारियां भी की गई हैं और 15 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बरेली से अगली खबर आपको हम बताते हैं। पीलीभीत रोड पर आज शुरू हो रहा टोल प्लाजा। टोल प्लाजा को लेकर किसानों में रोष है और दामोदर स्वरूप पार्क में किसानों का धरना प्रदर्शन भी देखने को मिला है। किसान एकता संघ के बैनर के तले प्रदर्शन किए जाने की बात। टोल प्लाजा को लेकर किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। 5 किलोमीटर के दायरे में गाँव के किसानों का टोल फ्री हो, किसानों का टोल फ्री किए जाने की मांग की है और किसानों का टोल फ्री किए जाने की मांग की गई है। किसानों ने जिलाधिकारी बरेली को ज्ञापन सौंपा है। तो दामोदर स्वरूप पार्क में किसानों का धरना प्रदर्शन को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और किसान एकता संघ के बैनर तले प्रदर्शन किया गया है। तो बैनर तले प्रदर्शन किया गया है और टोल प्लाजा को लेकर किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। तो टोल प्लाजा को लेकर किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। 5 किलोमीटर के दायरे के गांव के किसानों का टोल फ्री करने की बात उनकी ओर से कही जा रही है। किसानों का टोल फ्री किए जाने की मांग की गई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बरेली में पीलीभीत रोड पर आज शुरू हो रहा टोल प्लाजा। 5 किलोमीटर के दायरे के गांव के किसानों का टोल फ्री किए जाने की बात सामने आई है और किसानों का टोल फ्री किए जाने की मांग किए जाने की बात कही गई है। अगली खबर है फर्रुखाबाद से। अन्ना गौवंशों को ग्रामीणों ने दौड़ाया है। अन्ना गौवंशों के मार्ग पर दौड़ने से हो सकता था हादसा। फर्रुखाबाद बदायूं मार्ग पर दौड़ने से हो सकता था हादसा। गौवंशों के झुंड के बीच रोड पर दौड़ने से हो सकता था हादसा। गौवंशों का मार्ग पर दौड़ते हुए ग्रामीणों का वीडियो वायरल है। और अहम खबर आपको बता दें, ब्लॉक राजेपुर के खंड विकास अधिकारी की लापरवाही। खंड विकास अधिकारी की लापरवाही से जानवरों का आतंक। मुख्यमंत्री के आदेशों का वीडियो उड़ा रहे धज्जियां। सीएम ने अन्ना गौवंशों को गौशालाओं में भेजने के दिए थे आदेश। और फर्रुखाबाद के ब्लॉक राजेपुर क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जाता है। और अलीगढ़ से अगली खबर आपको हम बता दें, जहां पर घर में लगे दरवाजे ने मासूम की जान ले ली है। दरवाजा गिरने से उसके नीचे दबे 4 मासूम बच्चे। दरवाजे के नीचे दबने से मासूम की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 3 बच्चों की हालत गंभीर है। जिला अस्पताल भेजा गया है और मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस राहत कार्य में जुटी है। भुजपुरा एसके लॉज के पास का ये पूरा मामला है। एक मासूम बच्चे की जान चली गई है, जबकि 3 बच्चों को गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें, एक मासूम बच्चे की जान चली गई। घर में लगे दरवाजे के नीचे दबने से उसकी मौत हुई है। दरवाजा बच्चे के ऊपर गिरा था। मासूम बच्चे की जान गई है और 3 बच्चे इसमें घायल भी हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल भेजा गया है। अलीगढ़ में घर में लगे दरवाजे ने एक मासूम बच्चे की जान ले ली है। तो भुजपुरा एसके लॉज के पास का ये पूरा मामला बताया जाता है। यहाँ हम खबर आपको बता दें अलीगढ़ से, जहां पर घर में लगे दरवाजे ने मासूम बच्चे की जान ली है। भुजपुरा चौकी के अंतर्गत मामला है। लगभग 8:30 बजे की घटना है और इसमें दीवार गिरने से 5 बच्चों के घायल होने की सूचना मिली थी, जिसमें से 2 लोग सीरियस थे। तो एक बच्चे को मलखान सिंह जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी स्पॉट पर डेथ हो गई थी। उनके आगे की पंचनामे कार्रवाई चल रही है। एक बच्ची जो सीरियस थी वो जेएन मेडिकल कॉलेज में एडमिट है और उनका इलाज चल रहा है, वो सुरक्षित है। सर, परिवार के लोगों की तरफ से क्या डिमांड्स है, मतलब क्या कहना है, वो क्या कार्रवाई चाहते हैं? इलाज चल रहा है, अभी इलाज चल रहा है, अभी सारी चीज़ें समान है और सभी डॉक्टर से बात हो गई है। अभी जो एडमिट है बच्ची वो खतरे बाहर है और हम लोग उस पर नजर लगातार ठीक। कासगंज से अगली खबर आपको हम बता दें, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया गया है और गोवध में वांछित शातिर आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। कब्जे से एक अवैध तमंचा, 2 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं, 1 जिंदा कारतूस और 1 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। सीओ सदर अपर पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। सोरू कोतवाली क्षेत्र के पास मनकापुर रोड का पूरा मामला बताया जाता है।
तो मनकापुर रोड का ये पूरा मामला है। एक जिंदा कारतूस व चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद किए जाने के बाद सामने आई है। वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर आम खबर आपको बता दें, कासगंज में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। तो कासगंज में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। देखिए, प्रभारी निरीक्षक सोरों की टीम को आज इस बात की सूचना मिली कि मनकापुर गांव के क्षेत्र में अपराधियों का संदिग्ध मूवमेंट है। इस मूवमेंट पर उनके द्वारा गोलकुआं क्षेत्र पर प्रभावी चेकिंग लगाई गई। अपनी टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान उनको मनकापुर क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। संदिग्ध होने के आधार पर उसकी चेकिंग की गई। इस दौरान उस व्यक्ति द्वारा प्रभारी निरीक्षक की टीम के ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा प्रभारी निरीक्षक सोनू की टीम के द्वारा उस पर फायरिंग की गई, जिसमें बदमाश को एक गोली लगी हुई है। बदमाश के पास से एक हीरो स्प्लेंडर बाइक काले रंग की, उसके साथ ही एक अदद तमंचा, 2 खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, साथ ही उसकी जेब से 690 रुपये बरामद हुए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप